नमस्कार, सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जो विकास की योजनाएं तमाम जनपदों में चलाई जा रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उसकी जमीनी हकीकत क्या है, तमाम योजनाओं का लाभ किस तरह से जनता को मिल रहा है, इसको जानने के लिए हम तमाम जनपदों में जा रहे हैं। तो इस खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को लेकर आज हम मौजूद हैं जनपद फर्रुखाबाद में। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं जनपद फर्रुखाबाद के उन तमाम अधिकारियों से जिनके कुशल निर्देशन में तमाम विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हम चलते हैं मंच पे हमारे बीच में बैठे हैं यहाँ के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हैं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्री एस.एन. शुक्ला जी और जिलाधिकारी महोदय के बाएं तरफ बैठे हैं जनपद के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कृष्ण जी। परिचय के बाद अब चलते हैं हम जिलाधिकारी महोदय के पास और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम विकास की योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी क्या स्थिति है, आपके जनपद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनपद में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाजवादी पेंशन योजना, उसके बाद लोहिया ग्रामीण आवास योजना, निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना, संशोधित कन्यादान विद्या योजना, कामधेनु डेयरी, मिनी कामधेनु डेयरी और माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना और 102 और 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, जो कि ग्रामीण अंचलों के सुदूर के गरीब रोगियों के और महिलाओं के लिए एक तरीके से वरदान है। स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और कृषि विभाग की अनेक लाभार्थी परक योजनाएं और कौशल विकास मिशन के अंतर्गत इस प्रदेश में जो सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाए जाने के लिए, नौजवानों के लिए ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो प्रदेश सरकार की सबसे अच्छी संचालित योजना की गई है, वो कौशल विकास मिशन की योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्लेसमेंट भी दिया जाता है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ यह बताते हुए कि अभी पिछले माह में इस जनपद में 200 वो जो है बेरोजगार बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, जो कि प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य है। इसके अलावा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हमारे यहाँ, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, श्री जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कब्रिस्तान और अंत्येष्टि स्थल की 4 दीवारी का निर्माण योजना, ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारे जनपद में चल रही हैं और ये प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय से बात करने के बाद अब बात करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से और आपसे जानने की कोशिश करते हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिलाधिकारी महोदय ने बताया, लेकिन क्या कुछ चुनौतियों के रूप में आप देखते हैं जिनको यदि लागू कर दिया जाए तो आने वाले दिन में वो उस योजना के माध्यम से आपका जनपद फर्रुखाबाद मील का पत्थर बन सकता है। जनपद में जनोपयोगी कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक लोहिया आवास योजना है। वो उन लोगों को दी जा रही है जिनका बीपीएल में नाम नहीं है, किसी कारण से उनका नाम छूट गया है, लेकिन गरीब हैं, उनको आवासीय सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से इस योजना को चालू किया गया है और ऐसे लोगों को लोहिया ग्रामों में आवास दिया जाता है। इस आवास की पूरी कीमत 3 लाख रुपये 5,000 है, जिसमें 2,75,000 रुपया आवास बनाने के लिए और 30,000 रुपया सोलर एनर्जी के लिए दिया जाता है। जनता से मांग की जाती रहती है कि इसको और सामान्य गांवों में भी दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोगों की बाध्यता है कि जो लोहिया ग्राम है पहले हम उन्हीं को देते हैं। अगर इसमें सरकार के द्वारा कुछ छूट प्रदान कर दी जाए, अन्य गाँव के लिए भी दिया जाए, तो कुछ भी संख्या में अगर दिए जाएंगे तो लोगों को विशेष लाभ हो जाएगा। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
विधायकों को कुछ अतिरिक्त आवास दिए जाने की बात की गई है, लेकिन अभी शासनादेश इसका प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्राप्त हो जाएगी तो ग्रामीण लोगों को जो अन्य गाँव में है, लोहिया ग्राम जिनको नहीं है जो, लेकिन पात्र हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। जनपद में कामधेनु योजना का एक लक्ष्य रखा गया था, जिसको मतलब लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और संजय कुमार सिंह के नाम से उसका मतलब प्राप्त किया है और अच्छा उनको लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मिनी कामधेनु योजना में 15 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 14 डेयरी स्थापित हो चुकी हैं और किसानों के द्वारा इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रभाव बताया गया और अच्छा लाभ अर्जित करने की बात की गई है। मिनी माइक्रो कामधेनु में उसका लक्ष्य जो है 20 का रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने 15 लक्ष्य का बैंक को स्वीकृत करा लिया है, जिसमें 4 की इकाई स्थापित हो चुकी है, उसके पशु क्रय किए जा चुके हैं और निकट भविष्य में हम और भी इनको पूरा करा लेंगे। अभी जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, क्योंकि कानून व्यवस्था वो महत्वपूर्ण तत्व है कि जब तक उसका पूरी तरह से पालन न कराया जाए, आम जनता को उसका लाभ, तमाम विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हम बात करते हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जनपद की पुलिसिंग सिस्टम क्या है, क्या ऐसी क्राइटेरिया इन्होंने अपना रखी है जिसके कारण तमाम जो फर्रुखाबाद जनपद की जनता है अपने आप को भयमुक्त समझ रही है और कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है। विकास की गति को और बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बेहतर प्रयास किए हैं और आगे भी लगातार उनके प्रयास जारी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जो आम जनता है उसको राहत देने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश है कि कार्यालय में 10 बजे से 12 बजे तक सभी अधिकारी बैठेंगे और जो भी लोग आएंगे, जो भी पीड़ित व्यक्ति आएगा वो उसकी समस्या का सुनकर उसका समाधान किया जाएगा। इस जनपद में जो भी कोई भी पीड़ित अगर मिलने के लिए आता है, कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, तो पूरी कोशिश रहती है कि तत्काल ही संबंधित थाने से बात करके या उसको पूरी राहत दे दी जाए, जिससे उसकी जो भी समस्या उसका समाधान हो जाए। इसके अलावा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 योजना भी अभी इसको लागू करने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है और ये जल्दी ही लागू हो जाएगी। उसमें जो भी व्यक्ति 100 नंबर पे डायल करेगा, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती है उसी प्रकार से पुलिस की गाड़ी 15 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी और उसकी जो भी समस्या हो उसका समाधान तत्काल किया जाएगा। ये बहुत ही वृहद योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1000 वाहन लिए गए हैं अभी और उन वाहनों को जब जनपदों में भेजा जाएगा तो उससे कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की जो भी उसकी समस्या है उसके समाधान के लिए एक जो भी महिलाओं को फेक कॉल आती है या उनको लोग अश्लील मैसेज भेजते हैं या किसी और तरह से छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1090 योजना लागू की है, जो कि पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसमें यदि कोई भी महिला 1090 फ़ोन करके समस्या बताती है तो उसके समस्या का तत्काल समाधान हो जाता है। इससे काफ़ी अच्छा इसके परिणाम आ रहे हैं और महिलाओं को इससे काफ़ी राहत मिली है। इसके कड़ी में वुमेन पावर एंजल यानी कि शक्ति परी बनाने के लिए इसका जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे तमाम विकास योजनाओं के बारे में। तमाम विभागीय अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी योजनाएं किस प्रकार से चल रही है। तमाम जनता जनार्दन भी यहाँ मौजूद है, उनसे मिलकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो अधिकारी दावे कर रहे हैं उसकी आखिर में जमीनी हकीकत क्या है। तो देखते रहिए सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब हम बात करते हैं लोहिया आवास योजना के बारे में। इस जनपद में क्या स्थिति है, कितने लोगों को अब तक आवास मिल चुका है और किस स्थिति में है, पूरा आवास बन चुका है कि अभी अंडर प्रोसेस है, इसके बारे में यहाँ के नोडल अधिकारी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है आपके जनपद में। लोहिया आवासों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी स्कीम पूरे प्रदेश में लागू की गई है। लोहिया गाँव से संबंधित
जितने भी गांव हैं 25 के हिसाब से, जैसे हमारे इस जनपद में 22 गांव हैं, 22 गुणे 25 550 प्लस जिलाधिकारी महोदय के निवर्तन पर 10% 55 आवास अर्थात 605 आवास आवंटित किए गए हैं। ये आवास उन गरीब ग्रामीण परिवारों को आवंटित किए जा रहे हैं जो बेघर हैं और जिनकी आमदनी 36,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा नहीं है। 605 आवास जो आवंटित हैं, पहली किस्त सभी को दी जा चुकी है। आवास निर्माणाधीन है। गत वर्ष लगभग 1500 आवास आए थे, सबके सब पूरे हो चुके हैं। हम एक बार फिर से चलते हैं इस जनपद में जो तमाम जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोहिया आवास योजना के बारे में अभी दावे किए गए हैं उसका लाभ कितना और किस तरह से आपको मिल रहा है। मेरे पास पहले झोपड़ी थी, अभी कुछ दिनों में हमें लोहिया आवास मिला है जिसमें 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन सब कंप्लीट है। और पहले हम लोग लेटरिन के लिए खेतों में जाते थे, अब घर में ही सारी व्यवस्थाएं हैं और ये बहुत अच्छी योजना है और बहुत बढ़िया है। लोहिया आवास योजना के बाद अब हम बात करते हैं प्रदेश सरकार की एक अन्य अति महत्वाकांक्षी योजना है, यानी समाजवादी पेंशन योजना, जिसके बारे में तमाम जनपदों में हमने सरकार आपके द्वार के माध्यम से देखा काफी अच्छी स्थिति है। मगर इस जनपद में क्या स्थिति है, किस तरह से कितने लोगों को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी महोदय से। जी, आप बताएं कि किस तरह से जो समाजवादी पेंशन योजना है आपके जनपद में क्रियान्वित की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पेंशन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे जनपद में समाजवादी पेंशन के अंतर्गत कुल 39,648 लोग पेंशन पा रहे हैं। वैसे तो मेरे विभाग से कई पेंशन दी जाती हैं, वृद्धावस्था पेंशन है और भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें प्रति माह 300 रुपया लाभार्थी को मिलता है। लेकिन इस पेंशन योजना की खास बात ये है कि इसमें 500 रुपया मिलता है प्रति माह। और ऐसे गरीब जो वास्तव में गरीब हैं और जिन्हें किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था और जिनके बीपीएल कार्ड वगैरह भी अभी नहीं बन पा रहे थे और बाकी वो गरीब हैं, उनकी जांच करने के बाद पाया गया है गरीब है, तो उन लोगों को भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस पर एक खास बात ये है कि ये प्रदेश की पहली कंडीशनल कैशमेंट योजना है, जिसके तहत जो लाभार्थी योजना लाभ पाते हैं वो अगर कुछ सरकार की जो उन्होंने बनाए हैं कि अगर उनका वो पालन करेंगे, जैसे इस योजना को शिक्षा से, साक्षरता से और चिकित्सा से जोड़ा गया है। अगर जो पेंशनर हैं अगर वो पेंशन पाते हैं और अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने सरकारी स्कूल में इनरोलमेंट कराया है और इसके अलावा जो चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, यानी कि जो भी डिलीवरी होती है वो गांव में ना होकर अस्पताल में हो, अपने बच्चों का नियमित टीकाकरण कराते हैं और भी जो योजना है तो कई मॉड्यूल के रूप में इनको संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एक साक्षरता से भी इसको जोड़ा गया है कि जो पेंशन पा रहे हैं अगर वो लोग 17 से लेकर 35 साल तक के हैं तो वे नियमित रूप से अपना विद्यालय में साक्षरता कार्यक्रम में नामांकन कराएं और वहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना पढ़ना लिखना सीखें। अगर इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो उनको हर महीने 50 रुपये बढ़ाकर इंक्रीमेंट के रूप में दिया जाएगा, जो शायद अभी किसी भी पेंशन योजना में ऐसा नहीं है कि उसमें 300 रुपया मिलता है। इसमें 500 रुपया मिलेगा प्लस जो उसका पालन करेंगे उनको 550 रुपया प्रति माह मिलेगा। ये सबसे इस योजना की खास बात है। अभी हम बात कर रहे थे समाज कल्याण अधिकारी महोदय से इस योजना के बारे में, अपने विभाग की योजना के बारे में उन्होंने काफी फीचर बताए। हम बात करते हैं तमाम जो जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपके जनपद में आप लोगों को जो समाजवादी पेंशन योजना है उसका लाभ मिल रहा है। आप महिलाएं बैठी, हम पहले उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप बताएं। नन्नी देवी बोले, पेंशन जो वो बंदी थी वो तो मिल रही हमको। कितनी पेंशन मिलती है और कैसे मिल रही है, जरा विस्तार से बताएं। समाजवादी पेंशन 3 महीने के मिलते हैं 1500 रुपये। मैं प्रधान जी ने हमारी पेंशन बनवा दी, 1500 रुपये मिल जाते तीसरे महीने। क्या करती हैं उस पैसे का? बच्चा अपने पालती हैं और क्या करती। कार्यक्रम के शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे जिलाधिकारी महोदय से तो उन्होंने काफी फोकस किया, जिले में जो कामधेनु योजना चल रही है काफी अच्छे फीचर है, लेकिन क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सीधे सीधे इस योजना को जो संचालित कर रहे हैं जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये कितनी यूनिटें यहाँ पे स्थापित की जा चुकी हैं और कितने लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कामधेनु डेयरी योजना 2013 में शुरू करी थी।
जो 1,21,00,000 की थी, जिसे 25% मार्जिन मनी लाभार्थी को देना था, 75% बैंक से, उसकी 12% ब्याज सरकार को देनी थी। एक का लक्ष्य आया था जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर 2014 में मिनी कामधेनु डेयरी योजना लागू की थी, जिसका लक्ष्य था 15 में से 14 इकाई क्रियाशील हो चुकी हैं और एक अभी क्रियाशील हो जाएगी विदिन मार्च। उसके बाद फिर और अनुरोध गया जनप्रतिनिधियों का, फिर माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना 2014 में 15 में लॉन्च हुई। उसका लक्ष्य था 20 का, उसमें 5 क्रियाशील हो चुकी हैं। इस योजना में सबसे बड़ा लाभ यह है, पूरे पशु हमें उत्तर प्रदेश के बाहर से लाने, हरियाणा या पंजाब से, मुर्रा नस्ल की भैंस, साहिवाल उसकी गाय, और कोई भी पशुपालक यहाँ से पशु नहीं खरीदता और उससे दूध का उत्पादन बढ़ाता है और अच्छी नस्ल की हमें बछड़े और बछिया और पड़िया देनी है, ताकि छोटा किसान हरियाणा पंजाब में जा करके इन्हीं से अपनी वो खरीद ले भैंस अच्छी नस्ल की। हम बात करते हैं जनता जनार्दन से, वही सही बता पाएगी कि क्या स्थिति है, कितना लाभ मिल रहा है और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, दूध और दही की वाकई गंगा बह रही है इस जनपद में या नहीं। आज मेरे पास 35 जानवर हैं और लगभग 3 क्विंटल दूध हो रहा है और पहले मेरा दूध बिक नहीं पा रहा था, मैं डेयरियों पे कलेक्शन सेंटर्स पे दे रहा था। आज मेरा दूध क्वालिटी की वजह से मेरे गांव में ही लगभग पूरा दूध बिक जाता है और मैं 45 रुपये भैंस का और 30 रुपये गाय का दूध बेचता हूं और उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। साथ में हमें तो रोजगार मिला ही मिला। आज मेरे पास 10 लेबर काम कर रहे हैं जो कि बहुत परेशान थे कि भाई हमें कोई काम मिल जाए। हमने उन्हें भी काम दिया। तो हम ये समझते हैं मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना बहुत समय तक चले, अच्छी चले और इससे हमारे साथ साथ हमारे जो लेबर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी लाभ मिले। काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है और शीघ्र ही हम अपने 50 पशु पूरे करके और जिले में अपनी डेयरी का एक आदर्श डेयरी के रूप में नाम स्थापित करना चाहते हैं। मेरी डेयरी भोपन नगला में स्थापित है, जो कि शहर से 1.5 किलोमीटर लगभग पास में ही है और मेरे पास 40 जानवर हैं, जिसमें गाय भैंस दोनों हैं। भैंस का दूध 45 रुपये और गाय का दूध 35 रुपये, जिसमें हमने करीब 6 लेबर रख रखे हैं और जिनको हम रोज़गार भी दे रहे हैं और दूध हम अपनी डेयरी से शहर में 1.5 किलोमीटर दूरी ले जाके शहर में सप्लाई करते हैं और जिससे लोगों को शुद्ध व स्वच्छ दूध हम दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कामधेनु योजना के बारे में, अब एक बार फिर से हम जनता जनार्दन के बीच में चलते हैं। तमाम योजनाओं के बारे में हमने बात किया। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जनता के बीच जो चाह के भी अधिकारियों से नहीं पूछ पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जिला मुख्यालय पे जाते हैं, अधिकारी मीटिंग के कारण या किसी कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का नाम ही है सरकार आपके द्वार, यानी जिले की पूरी सरकार आज आपके द्वार मौजूद है। तो यदि आप जनता में से कोई के मन में किसी भी तरीके का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा पति 2011 में ख़त्म हुए। मैं स्कूल से गुजारा करती हूँ, खाना बनाती हूँ और मेरे तीन झोपड़ी है, उस पर पन्नी तान के रहती हूँ और एक बिटिया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप झोपड़ी में रहती हैं, आपके पति भी नहीं हैं और कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, तो आपकी बात हम सीधे सर, हमें 500 रुपया महीना, 8 महीना की 4 महीना की हमने निकाला। समाजवादी पेंशन आपको मिल रहा है और भी योजनाओं का लाभ आप चाहती हैं। जी, तो आपकी बात हम सीधे जिलाधिकारी महोदय मंच पे मौजूद हैं, हम उनके पास ले जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं डीएम साहब से कि इनको एक योजना का लाभ मिल रहा है, पेंशन इनको मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ और भी इनके लिए हो सकता है? इनके प्रार्थना पत्र को मैं देख लूँगा, उसका परीक्षण मैं करवा लूँगा और वो जो है अगर लाभ ये मिल सकता है इनको तो इनको लाभ दिया जाएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आज आपके द्वार है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। हम लगातार बात कर रहे हैं तमाम विकास योजनाओं के बारे में कि किस तरह से इस जनपद में तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। अब हम बात करते हैं इस जनपद के स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में। हम रुख करते हैं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके जनपद फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा जो 102 और 108 एम्बुलेंस की सेवा है, 108 जो समाजवादी एम्बुलेंस सेवा है, वो हमारे जनपद में 15 एम्बुलेंस हैं जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में और उनके डेस्टिनेशन पॉइंट ग्रामीण अंचलों में बनाए गए हैं
वहाँ पर वो तैनात की गई हैं। और ये 108 पर कॉल करने के बाद कोई भी एक्सीडेंट होता है या आकस्मिक स्थिति होती है तो वहाँ पर 102 पर जो भी वो जनता का प्रतिनिधि या जनता का आदमी जो भी कॉल करता है तो 108 एम्बुलेंस 20 से 25 मिनट के अंदर वो उस पॉइंट पर पहुंच जाती है और उस आकस्मिकता की स्थिति में एक्सीडेंट के मरीज को जिला चिकित्सालय में या समीपवर्ती जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर 24 घंटे सातों दिन सेवाएं उपलब्ध हैं स्वास्थ्य विभाग की, वहां पर उनको पहुंचाया जाता है और अतिशीघ्र उनका इलाज प्रारंभ किया जाता है। इसी तरह 102 एम्बुलेंस सेवा जो नेशनल एम्बुलेंस सेवा है उसके द्वारा जो हमारे जननी होती हैं, जो गर्भवती माताओं होती हैं, उनको गर्भावस्था के दौरान और गर्भ के पूर्व प्रसव कराने के लिए चिकित्सालय में और निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। और 1 साल तक के बच्चे उनको कोई भी अगर बीमारी होती है तो उनको ले जाने की सुविधा भी 102 एम्बुलेंस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना जो हमारी है जननी सुरक्षा योजना, यानी जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जननी की हम सुरक्षा करते हैं इस योजना के तहत। तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भवती माता के गर्भ में आने के दिन से ही उसकी हमारी सुरक्षा की स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमारे जो ग्रामीण अंचल में आशाएं हमारी जो बनाई गई हैं, आशा बहु हैं, उनके द्वारा उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित किया जाता है। उसके बाद ये होता है कि अगर जब उनका प्रसव का समय आता है तो आशा के द्वारा 102 एम्बुलेंस से उनको बुलाया जाता है, 102 पे कॉल किया जाता है और जो प्रसूता होती है उसको ले जाकर हमारे जो प्रशिक्षित जो केंद्र हैं जहाँ डिलीवरी पॉइंट हैं, जिला अस्पताल है, ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सभी, जहाँ पर 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है प्रशिक्षित हाथों के द्वारा, तो वहाँ पर ले जाकर उनको भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर निःशुल्क उनको भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क मेडिसिन, निःशुल्क कंज्यूमेबल और निःशुल्क उनको फिर दोबारा से 2 दिन भर्ती करने के बाद वापस भेजा जाता है। अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में दावे कर रहे थे, काफी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन जनता जनार्दन क्या कहती है, किस तरह से इनके दावे पर मुहर लगाती है जनता। हम चलते हैं जनता के बीच में, तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है। सरकार की जननी सुरक्षा के अंतर्गत मुझे सरकार की तरफ से बेटा होने के बाद में 1400 रुपये मिले थे, जिनसे हमें बहुत लाभ हुआ। कुछ और भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ उनको किस तरीके से मिल रहा है। जी आप बताएं। हाँ सो देखो, मेरी बिट्टी भई है जो छोटी सी, सो लोहिया में भई थी, सो आप टीके भी लग गए थे इसके, हजाने भी हम एम्बुलेंस से गए थे, जांचें भी वही थी इसकी, अभी 2 महीने की वही है। कुछ पैसे वगैरह भी मिले थे बाद में? हाँ पैसे भी मिले हैं 14 से। कुछ और भी महिलाएं यहाँ मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताएं कि स्वास्थ्य विभाग की किस योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है। 2 महीने भाई टीका लगवाया आशा ने, टीका लगवा के एम्बुलेंस ले गई, जांचें करवाई, जांचें करवा के फिर 9 महीने हुए, 9 महीने से बच्चे बरौन में अस्पताल में भैया एम्बुलेंस लेके गई, एम्बुलेंस लेके जाके फिर खाना व्यवस्था सबकी थी, फिर उन्होंने घर से ही एम्बुलेंस करवा के एम्बुलेंस से देखो 1400 रुपये मिले, 1400 रुपये मिल गए। अब हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की लैपटॉप वितरण योजना के बारे में। जी हाँ, वो लैपटॉप जिसको पाने से पहले छात्रों ने सोचा भी नहीं था, उन छात्रों ने जिनके हाथों में पहले मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब लैपटॉप है, लैपटॉप के कारण वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किस कदर इस जनपद में ये योजना संचालित हो रही है उसके लिए हम बात करते हैं। एक बार फिर से जिलाधिकारी महोदय के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो लैपटॉप वितरण की योजना है आपके जनपद में किस तरह से चल रही है। जनपद में निःशुल्क लैपटॉप वितरण का कार्य 25 मई 2013 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ था, जिसमें 14,819 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए थे। वर्ष 2014 में कक्षा 10 और कक्षा 12 के यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE बोर्ड के कुल 494 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने का लक्ष्य है। हमारे यहाँ लैपटॉप प्राप्त हो गए हैं और उनके वितरण की कार्रवाई अत्यंत शीघ्र की जाएगी।
अब आइए फिर से चलते हैं हम जनता जनार्दन के बीच में। तमाम छात्र, युवा छात्र बैठे हैं, उनके चेहरे पे काफी चमक देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से लैपटॉप जब हाथ में होगा, और ये वो छात्र हैं जिनके हाथों में पहले कोई मोबाइल तक नहीं हुआ करता। हम उनसे ही रुक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप दो समय के बारे में बताइए। एक समय वो था जब आपके पास मोबाइल भी नहीं था, और आज आपके हाथों में लैपटॉप है। तो किस कदर से देख रहे हैं, किस तरह से आपके पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली में परिवर्तन हुआ लैपटॉप मिलने के बाद? जो कि मुझे सरकार द्वारा लैपटॉप दिया गया, उसमें मैं पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिससे मैं किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाके वो कंप्यूटर कोर्स को पढ़ सकूं। मगर जब से मुझे लैपटॉप मिला है, मैंने वो सारे कोर्स या जो भी जानकारी है मैं अपने घर पे अपने खुद भी ले सकता हूँ। अपने ग्राम वासियों को भी मैंने उस लैपटॉप के माध्यम से काफ़ी कुछ सिखाया है और खुद भी सीखता हूँ। निश्चित रूप से लैपटॉप मिलने के बाद जो छात्रों की पढ़ने लिखने की शैली है, पढ़ने की जो गुणवत्ता है, उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में। छात्राओं को जो ये पैसे मिल रहे हैं, निश्चित रूप से पहले जो उनकी पढ़ाई धन के अभाव के कारण रुक जाया करती थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब छात्राएं लगातार पढ़ रही हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे तमाम कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और आप बताइए, ये जो कन्या विद्याधन आपको प्राप्त हुआ, उससे क्या लगता है कि आपकी जो पढ़ाई थी उसमें किस तरह से स्पीड प्रदेश सरकार ने आपको दिया है? अभी 14 मार्च को मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है। इससे बहुत ही मुझे खुशी मिली है। मैं आगे भविष्य में टीचर बनना चाहती हूँ। आजकल शिक्षा आप जानते हैं कितनी ही महंगी हो गई है, और ख़ासकर पेरेंट्स जो हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसा थोड़ा कम खर्च करते हैं। तो ये 30,000 रुपये मैं अपने आगे पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ, जिससे मैं टीचर बन सकूँ और आगे भी देश के बच्चों को शिक्षित कर सकूँ। आइए, कुछ छात्राएं यहाँ और भी मौजूद हैं जिनको कन्या विद्याधन योजना का लाभ मिला है। कितना परिवर्तन इस अमाउंट को पाने के बाद महसूस कर रही हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं। मुझे लैपटॉप भी मिला था और कन्या विद्याधन भी मिला था, उससे मुझे बहुत सुविधा हुई है। और लैपटॉप की वजह से मैं अपना काम भी कर सकती हूँ, उससे पढ़ाई भी कर सकती हूँ। और जो मुझे पैसा मिला है उससे मैं आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ और करूँगी भी। हम लगातार तमाम योजनाओं के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात की, शिक्षा के बारे में बात की, तमाम जो पेंशन योजना है उसके बारे में बात की, दूध दही के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं। तमाम जो कृषि विभाग की प्रदेश सरकार द्वारा जो फर्रुखाबाद जनपद में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में कृषि विभाग के जो यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा आपके माध्यम से क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग की बहुत सी योजनाएं जनपद में संचालित हैं, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य रूप से सोलर पंप योजना, डीबीटी योजना और कृषि उद्यमी योजना यहाँ पर संचालित है। शेष एक योजना जो है भूमि के लिए भी यहाँ पर संचालित है, भूमि सेना योजना। ये योजनाएं मुख्य रूप से चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। सर्वप्रथम हम सोलर पंप के बारे में बताना चाहेंगे। जनपद में हमें 30 का लक्ष्य दिया गया था, इसके तहत हमने 30 सोलर पंप स्थापित करवा दिए हैं। किसानों ने बड़ी रुचि अपनाई है और इसमें जो है किसान फ़ायदा ले रहे हैं। इसमें 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। और अन्य किसान भी इस समय आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ भी ये स्थापित होना चाहिए। ये बिना बिजली के, बिना डीजल के चल रहा है और अच्छी योजना है। साथ ही साथ डीबीटी योजना में हमने 1 करोड़ 10 लाख का बीज का अनुदान जो है किसानों के खातों में दिया है और किसान उससे काफ़ी खुश हैं। सीधे उनके खाते में पैसा चला गया और पारदर्शी योजना के तहत ये पैसा उनके खाते में गया है। कृषि उद्यमी योजना ये प्रदेश सरकार की इस वर्ष की नई योजना है, बहुत अच्छी योजना है। हमारे जो कृषि स्नातक बेरोजगार थे उनको दुकान खोलने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और उर्वरक तथा अन्य रसायन के लिए दिया गया है और प्रदेश सरकार 5% उनको अनुदान दे रही है सीधे उनके बैंक अकाउंट में। उससे उनका ब्याज जो है आधा हो जा रहा है, उसका फ़ायदा किसान उठा रहे हैं। अन्य योजना हमारी जो अभी भूमि सेना योजना है, हमने जनपद में 3 वर्षों में लगभग 1700 हेक्टेयर खेत का सुधार किया जिसमें खेती की जा रही है। ये हमारी मुख्य योजनाएं जनपद की थी। जनता जनार्दन के बीच तमाम किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कृषि विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, अभी जैसा कि कृषि विभाग के अधिकारी महोदय ने दावा किया, उसका लाभ उनको किस तरीके से मिल रहा है, कितना अब तक लाभ मिला है। जी, आप बताएं। एक्चुअल हमारे पास पहले से बिजली की व्यवस्था तो थी और बिजली का ट्यूबवेल भी था, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा था। बत्ती न आने के कारण फसल सूख जाती थी। जब पता लगा कि सरकार के द्वारा जो है ये सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया
और उस आवेदन से हमें सोलर पंप मिल गया, और उस सोलर पंप से जो सिंचाई हो रही है उससे हमारी फसल कभी सूखती नहीं है। दूसरे पास पड़ोस के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं जनता जनार्दन में, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या कृषि विभाग की कौन सी योजना का लाभ आपको मिला और किस तरीके से। जी आप बताएं। मैंने 1 कुंटल गेहूं राजकीय बीज गोदाम बिजादरपुर से खरीदा था, जिसमें 2000 रुपये 10 दिन के बाद मुझे जो है मेरे खाते में पहुंच गया, जिसे मोबाइल में संदेश के माध्यम से मुझे पता चला और मैंने जाकर के देखा तो पैसा मेरे खाते में अनुदान पहुंच चुका है। इस तरह से जो है जो मेरे अंदर जो डर था कि मेरे पैसा मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मारा जाएगा, मेरा डर दूर हो गया। मैंने और लोगों को भी बताया कि ये योजना ऐसी नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सबके खाते में पहुंचेगा। देखिए मेरे खाते में पैसा पहुंच गया है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब तक हम तमाम विकास योजनाओं के बारे में क्रमवार बात कर रहे थे। हमने विकास के जो तमाम जो अधिकारी हैं विभागीय, उनसे बात की, जनता जनार्दन से भी हमने मिलकर बात की और जानने की कोशिश की कि जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। एक बार फिर से हम चलते हैं जिलाधिकारी महोदय के पास और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमने तमाम जनता जनार्दन से बात की, काफी प्रश्न जनता ने उठाए, आपके सामने आपने जवाब दिया, लेकिन क्या लगता है आपको क्या चुनौतियां अभी और भी आपके सामने हैं, जिनको यदि पार कर लिया जाए, उस बाधा को पूरी कर लिया जाए तो विकास का जो पहिया है काफी तेजी से आपके जनपद में चलेगा? हाँ, ये सच है कि प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कई महत्वपूर्ण योजनाएं आम आदमी के हित के लिए चलाई जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो ये है कि लोगों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है और हम लोग जानकारियां पूरी तौर पर नहीं दे पा रहे हैं। इसके वजह से इसका आच्छादन जितना होना चाहिए या जितना लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए उस स्तर तक अभी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग इसको और अधिक अभियान के रूप में इन योजनाओं का जन जागरण करके लोगों तक पहुंचाएंगे। बीच में कुछ 7-8 महीने यहाँ पर चुनाव के वजह से जो एक विलम्ब हो गया, वो एक नुकसान हुआ है इन योजनाओं के आच्छादन को लेकर के। उस कमी को हम लोग आने वाले समय में पूरे मनोयोग से परिश्रम करके उसे पूरा करेंगे। हमें आपके सामने ये बताने में गर्व हो रहा है कि जितनी तरह की तकलीफ़ें आम आदमी को हो सकती हैं, वो चाहे बीमारी हो, वो चाहे गरीबी हो, चाहे मकान का न रहना हो, शिक्षा का कम होना हो, जितनी तरह की समस्याएं हैं, अवस्थापना सुविधाएं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और उन योजनाओं को लागू करने में हम लोग स्वयं बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। उनके लिए हम फिर से एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम लोग उनके साथ में हैं, बस कहना यह है कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमरा चलो, मैंने एक सम्मा जलाई है अंधेरे के खिलाफ। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का नमन करते हैं कि उनके आशीर्वाद से और उनके लीडरशिप में, उनकी करिश्मेटिक लीडरशिप में हम लोग इन योजनाओं का अमली जामा पहना पा रहे हैं। धन्यवाद। आइए एक बार फिर से हम रुख करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय का। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम योजनाओं के बारे में आपने बताया, जिलाधिकारी महोदय ने बताया, तमाम विभागीय अधिकारियों ने भी बताया, जनता जनार्दन से बात की, क्या आपको फीडबैक लगता है और क्या कुछ और भी योजनाएं ऐसी हैं जिनको यदि लागू किया जाए तो जनपद का नाम विकास में काफ़ी अग्रणी हो सकता है? वैसे तो बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण योजना जो उन्होंने पिछले नवंबर से हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये पोषण मिशन का है, जिसमें जो गांव के सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, लाल श्रेणी में आने वाले बच्चे हैं, उनका आंगनबाड़ी के माध्यम से चयन किया गया और एक ग्राम स्वास्थ्य दिवस के दिन उन सबका बच्चों को वजन लिया गया और उनको आवश्यक दवाएं और उनको पोषाहार दिया जाता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे एक पीढ़ियों का निर्माण होता है। अभी तक
योजनाएं चलती थी, लेकिन कभी भी समेकित रूप से इस प्रकार से नहीं किया गया। इस योजना में 3 विभागों को, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग और ICDS कार्यक्रम, इनको मिला करके तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। जिससे सब साथ साथ में होता है कि साथ में हम उनमें स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हैं, स्वच्छता के लिए भी चलाते हैं, और साथ साथ बच्चियों को जो अभी किशोरियां हैं उनको भी स्वास्थ्य परीक्षण रखते हैं, ताकि उनको स्वास्थ्य में हीमोग्लोबिन की या किसी चीज़ की कमी ना हो और स्वस्थ रहें, और ताकि भविष्य में अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। साथ ही साथ उन बच्चियों को मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सैनिटरी नैपकिन्स भी दिया जा रहा है। ये योजना अब व्यापक रूप से चालू हो चुकी है और हर गांव को एक एक अधिकारी को गोद दे दिया गया है, जो आप जा कर के वहाँ पर महीने में 1 दिन जाकर के वहाँ पर निरीक्षण करते हैं और सफल क्रियान्वयन में कार्य करते हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय का। अभी शुरुआत में उन्होंने बताया था किस तरह से जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उसका सहयोग पुलिसिंग सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन एक चीज और भी देखने को मिलता है कि जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो चुनौती के रूप में भी कानून व्यवस्था के सामने आती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, 100 लोग यदि कतार में खड़े हैं विकास का लाभ लेने के लिए, उसमें से 50 लोगों को ही मिल पाता है, सरकार चाह के भी नहीं दे पाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, छूटे हुए बचे कुचे जो लोग होते हैं, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन के उभरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस विभाग है किस रूप से लेती है और कैसे निपटती है, हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से। ये कानून व्यवस्था के सुधार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी प्रयासरत हैं और कटिबद्ध हैं। अभी पुलिस विभाग में पुलिस बल की कमी को देखते हुए उनके द्वारा आरक्षियों की भर्ती की गई, और वो जो आरक्षी अभी इस जनपद में भी लगभग 382 पुलिसकर्मी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो 1090 योजना है या डायल 100 योजना है, क्योंकि डायल 100 योजना में जो वाहन दिए जाएंगे उनमें काफ़ी पुलिस बल की आवश्यकता होगी, तो उसकी कमी को देखते हुए उप निरीक्षकगण और आरक्षियों की और भी भर्ती की जा रही है, ताकि वो फोर्स की कमी ना रहे। 1090 के लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। अभी काफ़ी संख्या में पैम्फलेट वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो उनका प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1090 के बारे में जब ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को जानकारी होगी तो उनके साथ हो रहे अन्याय या उनके साथ कोई छेड़छाड़ी घटना या उनको जो समस्या आती है उसके बारे में जब वो उस पर बताएंगी तो उनको त्वरित उसमें राहत मिलेगी। और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वाभिमान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही कटिबद्ध हैं, और उनके द्वारा जो योजनाएं जो शुरू की गई हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, रानी लक्ष्मीबाई क्षतिपूर्ति योजना शुरू की गई है, उससे महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। या एसिड अटैक की जो महिला है उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको भी काफ़ी उनको भी लाभ दिया जा रहा है। और इस तरह के अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और जो भी इस तरह के मामले आते हैं उसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द उनको जो है सज़ा मिले। न्यायालय में हम लोग जल्दी चार्जशीट लगाएं, या उसमें जो भी उसके विवेचना के तथ्य हैं उनको समावेश करने के लिए फोरेंसिक पे बल दिया गया, फोरेंसिक साइंस पे बल दिया गया है, ताकि वो उसका भी लाभ हमको जो है पुलिस विभाग को मिल सके। पुलिस विभाग की भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए पुलिस कर्मचारियों के लिए काफ़ी संख्या में आवास भी बनाए जा रहे हैं, और थानों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। प्रत्येक थाने में CCTV कैमरा लगाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, और भी जनपद के 3 थानों में CCTV कैमरा लग गए हैं। इसी तरह बाकी थानों में भी जल्द ही CCTV कैमरा आगे लग जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का पूरा जो जोर है कि कानून व्यवस्था की स्थिति जब बेहतर होगी, जब कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, तभी प्रदेश का और जनपद का विकास हो पाएगा। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मंच पे मौजूद जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ साथ तमाम जनता जनार्दन और तमाम जो विभागों के विभागीय अधिकारी आए हैं उनको हम ETV परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और इसी के साथ अलविदा होते हैं। कल फिर इसी समय मिलेंगे सरकार आपके द्वार में।